Hi everyone, this is our new class in polity. सो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। टॉपिक का नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही साथ मैंने कंपाइल कर दिया है जो भी प्रोविजंस बोरो किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है वर्ल्ड में, नॉट इन द इंडिया। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समय तक लिखा गया और सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको बेड ऑफ बोरोविंग्स का टाइटल भी दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है कई सारे नेशन से बोरो किए गए हैं, इसलिए ये टाइटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सो अब सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था, अडॉप्शन डेट थी 26 नवंबर 1949। यहाँ पे थोड़ा डेट में गड़बड़ी है, इसको आप सुधार लीजिएगा। जो एडॉप्शन डेट है 26 नवंबर 1949 की है, और साथ ही साथ जो इनेक्टमेंट डेट है, ये डेट जो है इनेक्टमेंट की है। तो इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन फुली रूप से इन्फोर्समेंट में आ गया था। ओके, सो कौन कौन से फीचर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये बहुत सी ज़्यादा लेंदी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, जो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में बांटा गया था और 8 शेड्यूल्स थे। और जो अब आज के समय में जैसे जैसे अमेंडमेंट होते हैं वैसे वैसे आर्टिकल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो जो नए अब आज के समय में जो आर्टिकल्स की टैली पहुंच चुकी है, 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स में बांटा गया है। और साथ ही साथ 12 शेड्यूल्स, पहले 8 शेड्यूल्स थे, 4 शेड्यूल्स न्यूली एडेड हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड की गई हैं कि सेंट्रल का जो लेजिस्लेशन है वो कैसा हो रहा है, स्टेट का लेजिस्लेशन कैसा हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। इन सारी चीज़ों का जो विवरण है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ओके, सो आगे जो दूसरा फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, यही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक हाउस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि अपना जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन है? वो सारे मेंबर्स आते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, और इनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको रिस्पॉन्सिबल हैं? लोकसभा के लिए। लोकसभा में बाकी सारे मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स में से ही कुछ सिलेक्ट होकर बनते हैं कैबिनेट का पार्ट। तो जो कैबिनेट है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पोर्टफोलियो संभालते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो रहे हैं, होम मिनिस्टर हो रहे हैं। तो ये सब कौन है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनते हैं, और इन्हीं का एक कॉम्पैक्ट पार्ट होता है कैबिनेट। तो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है जिसमें वो ये सारे बैठते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो बैठते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो काम वाम देखता है, जो रियल में जिसके देख रेख में काम चलता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने यहाँ। और ये जो है हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो तरीके से अमेंड किया जा सकता है। कैसे? एक प्रोविज़न है कि कुछ जो हमारे प्रोविज़न्स हैं उनको रिजिड कर दिया गया है कि उनमें जो चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें ली गई हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें मिलती जुलती है, जैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनका अमेंडमेंट यूएस की तरह होना है। मीन्स जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 की मेजॉरिटी, वही मेजॉरिटी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट कुछ प्रोविजंस में, जैसे कौन से प्रोविजंस होंगे, जैसे फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें यदि कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें रिजिडिटी अपनानी होती है। मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी से लॉ पास करना होता है, तब उनमें जाके चेंजेस होते हैं। और कुछ
फ्लेक्सिबल हैं, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड हो सकते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकते हैं। ओके, इसमें बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और जिसमें कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होता है, तो उस सब्जेक्ट्स में उन जिन आर्टिकल्स में वो सब्जेक्ट मैटर रखा गया है जो सेंटर स्टेट का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उनमें यदि कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन चाहिए। मीन्स कि जितने स्टेट्स हैं उनके, जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें से आधे 28 के हाफ 14 हुए, 14 स्टेट्स उसको प्रपोजल देंगे तभी वो चीज़ अमेंड होकर पास होगी। एक ऐसा प्रोविज़न भी है। और वो किस चीज़ में होता है, जब सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल हमें अमेंड करना होता है। ओके, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब होता है कि पावर्स का डिवीज़न। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल है वो बहुत मजबूत है, और उसके साथ ही साथ पावर सारी सेंट्रल के पास नहीं है, स्टेट्स के पास भी इक्वली पावर दी गई है कि वो अपने दायरे में रह के लॉ बना सकती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं उनमें वो लॉ बना सकती हैं, और उन्हीं का लॉ स्टेट में फॉलो होगा। इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, मतलब कि स्टेट की सहमति से एक यूनियन बनाया गया है, और इसी फीचर को फेडरल स्ट्रक्चर से सिमिलर माना जाता है। मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही होता है कि स्टेट्स को भी इक्वली पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो उस प्रोविज़न को आप समझ सकते हैं कि और क्या क्या फेडरल स्ट्रक्चर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल पे भी एक गवर्नमेंट रन होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट रन होती है, पावर्स का भी डिवीज़न है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है। ठीक है, और वहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। वहीं यदि आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है। सेंट्रल की अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है। वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलती है। सिंगल सिटीजनशिप है, और जुडिशरी इंटीग्रेटेड होकर काम करती है। इंडिपेंडेंट तो है, बट जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो सबसे टॉप पे है, तो उसका जो रूलिंग, उसका जो जजमेंट होगा उसको अल्टर करने की पावर लोअर कोर्ट्स के पास नहीं होती है, उसको चेंज करने की पावर लोअर कोर्ट्स के पास नहीं। तो इस सेंट्रल में ज़्यादा बल दिया गया है। और साथ ही साथ इमरजेंसी आने पे जो भी पावर्स होती हैं पूरी सेंटर के पास चली जाती हैं। सेंटर के पास पूरा रूल होता है, पूरा राइट होता है कि वो स्टेट के लिए कैसा लॉ पास कर सकती हैं। ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, और ये सारे प्रोविजंस यूनिटरी फीचर्स का पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को दिए गए हैं। पहले ये 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, बट विद द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एब्रोगेट कर दिया गया, और पहले वो भी फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के 300A में डाला गया, जिससे कि वो लीगल राइट की तरह आप क्लेम कर सकते हैं, बट नॉट एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो लीगल और फंडामेंटल राइट में बेसिक डिफरेंस ये है कि आप फंडामेंटल राइट को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट लीगल राइट को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारा लीगल राइट है तो हमें ये चीज़ चाहिए। इफ़ इन केस यदि स्टेट को रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल को रिक्वायरमेंट है उस प्रॉपर लैंड की, तो वो आपसे लैंड ले सकती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं, मतलब आप इसके लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। यदि ये सही से, यदि कोई ऐसा लॉ फ्रेम हो जाए जिससे आपकी राइट ब्रीच हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है इस लॉ के चलते, तो आप उस लॉ को लेके
सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि ये प्रॉपर लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलेंट फीचर है, 8 फीचर है, डीपीएसपी जो पार्ट 4 में आपको देखने को मिलता है। तो डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट के लिए बनाई गई थी कि स्टेट इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करके बेटर चीज़ें कर सकता है सिटीजन्स के भी आप पे। यदि स्टेट इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो स्टेट बार बार पावर में आ सकता है। स्टेट को ये पावर में रहने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, तो वो पार्ट बनते हैं डीपीएसपी का। ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। मीन्स यदि आप ये कह दें कि ये डीपीएसपी का पार्ट है और ये हमें चीज़ें मिल नहीं रही हैं, उसके लिए आप कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो डीपीएसपी में रखा गया है। उसके लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ओके। ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने मीन्स एक अच्छा स्टेट जिसमें सभी के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, सभी को एक समान भाव से लाया जा सके, उस प्रयास के लिए डीपीएसपी में कुछ प्रोविजन डाले गए हैं। तो यदि स्टेट चाहे और स्टेट को उसी प्रोविजंस में से ही चीज़ें समय समय पे लानी होंगी, इसलिए डीपीएसपी बनाया गया था। पार्ट 4A में पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई हैं। ड्यूटीज़ जो अवॉइडेड हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि आप यदि इंडियन सिटीजन हैं तो आपको ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए। ओके। और वो हमें समय समय में याद दिलाता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेशन को लेके वो क्या क्या हैं, और वही सारी चीज़ें इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाली गई हैं। तो शुरुआत में जब स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी तो सिर्फ 10 ड्यूटीज़ थी, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से आती हैं। ओके। एक बाद में अमेंड हो के एक नई ड्यूटी ऐड होती है जो कि 2002 में होती है। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब जुडिशरी के काम में आपका कोई लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना तो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरफेयर कर सकती है। लेजिस्लेटिव को कौन होते हैं? जो लॉ बनाते हैं। तो जैसे कि मिनिस्टर्स हो रहे हैं जो पार्लियामेंट का पार्ट है, वो जुडिशरी के कामों में अरंगा नहीं लगा सकते। मीन्स जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है। और वहीं सेम चीज़ें जुडिशरी भी अपने लोअर कोर्ट्स को फुली फंक्शनल रूप से अपने दायरे में काम करने की आज़ादी देती है। और समय समय पे ऐसा भी है कि जो हायर कोर्ट हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, तो उनकी पावर्स को भी अ, सर्वमान रखा गया है। मीन्स कि वो जो यदि उनका कोई जजमेंट आता है तो उसके अधीन सारे जजमेंट्स लिए जाएंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रोविज़न डाला गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत, जिसके तहत सेकुलर नाम का वर्ड डाला गया था प्रीएम्बल में। इसका मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इंडियंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जो कि स्टेट बोलता है कि आप इस रिलीजन को फॉलो करेंगे तभी आप इंडियंस, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसी को सेकुलर बोला गया है। मीन्स सभी रिलीजन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रॉपर सेम वैल्यू रखते हैं। मतलब सभी रिलीजन की वैल्यू सेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के समक्ष। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न रखा गया। जो भी 18 साल से ऊपर के एज के हैं उनके पास वोटिंग राइट होगा। ओके। ये पहले 21 ईयर्स की एज तक था, इसको फिर अमेंड किया गया और अमेंडमेंट के साथ विद द 61st अमेंडमेंट
जो वोटिंग राइट है 21 से घटा के 18 ईयर्स कर दी जाती है। हाँ, उससे पहले आपकी जो वोटिंग राइट मिले थे 21 साल या उससे ऊपर वालों को थे, और ऊपर वालों के पास थे। फिर 61st अमेंडमेंट 1988 के तहत जो आपकी वोटिंग राइट है वो कम कर दी जाती है, 18 साल के ऊपर वालों को भी मिल जाता है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा दोहरा सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है कि आपके पास स्टेट और सेंट्रल की अलग अलग सिटीजनशिप होगी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो डिफरेंट कंट्रीज से जो हमने प्रोविजंस बोरो किए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, तो इस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट पास होते थे उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते होते जो लास्ट एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे काफ़ी सारे प्रोविज़न आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? फेडरल स्कीम कि पावर का डिवीज़न होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। गवर्नर ऑफिस की जो नींव रखी गई थी, ब्रिटिश टाइम पे भी एक गवर्नर की ऑफिस हुआ करती थी, वैसे ही सेम गवर्नर का ऑफिस आज के समय में भी है। जुडिशरी की नींव उसी टाइम की है। पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1926 के आसपास, और जो कि फेडरल सर्विस कमीशन पहले बोला जाता था। देन आपका स्टेट और सेंट्रल के लिए अलग अलग यूपीएससी और स्टेट पीएससी इस्टेब्लिश होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसी एक्ट से लिए गए हैं, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स इसमें शामिल की गई थी, इससे ली गई हैं मतलब। अब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी इंडियन डायस्पोरा को डील करने के लिए, इंडियंस को डील करने के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ से उठाई गई हैं। तो पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और उसमें दो हाउसेस होंगे, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। लोअर हाउस में वो सारे एमएलएज होंगे, लोकसभा के वो सारे एमएलएज एमपीज होंगे जो कि लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं, लोकसभा का पार्ट वो बनते हैं। सॉरी, मैं एमएलए बोल दिया था, एमएलए जो है स्टेट लेवल पे होता है, एमपी जो होता है पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ओके। और रूल ऑफ लॉ रखा गया कि लॉ जो है वो सर्वमान्य है, उसको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। यूके से क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हैं उस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैसे लॉ मेकिंग होगी, किस तरीके से लॉ पास होगा, एक प्रपोजल रखा जाता है कि इस चीज़ के बिहाफ पे हमें लॉ लाना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे पास ऑन होंगी, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से फॉलो की हैं? यूके से। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है यूके से, जो डबल सिटीजनशिप यूएसए पे है, तो सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट बनाते हैं। स्पेशल मीटिंग्स जब होती हैं पीएम लेवल पे, तो कैबिनेट के तहत वो मीटिंग सर्कुलेट होके जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वहीं से सर्कुलेट होके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे रिट्स हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, वो चीज़ें यूके से ली गई हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है? जैसे कि यदि आप एमपी बन जाते हैं, एमपी बनने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि हैं आप, आपके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि आप यदि जब तक पावर में हैं, जब तक आप एमपी हैं, तो आपके खिलाफ कोई सिविल सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं ली जाएंगी, उसका एक प्रोविज़न रखा गया था। वो सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? यूके से। और बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म मतलब हाउसेस का डिवीज़न रहेगा, बाई मतलब दो में, एक होगी अपर हाउस, एक होगी लोअर हाउस, उसी को बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। ठीक है। यूएसए से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे पार्ट 3 में,
वो सारे कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी लेजिस्लेटिव द्वारा पास किए गए लॉ को रिव्यू कर सकती है, वो चीज़ें कहाँ से ली हैं हमने? यूएसए से। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा, ये भी वहीं का प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होना है, ये सारी प्रोविज़न्स यूएसए से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूव करना, हाई कोर्ट के जजेस का कैसे रिमूवल होना है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? यूएसए से ली गई हैं। आयरलैंड का एक इम्पोर्टेंट है डीपीएसपी, जो हमने इंक्लूड किया पार्ट 4 में, वो लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो वो प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, इसे आप याद रखिएगा। और मेंबर्स का जो नॉमिनेशन हो रहा है राज्यसभा के में, राज्यसभा में जैसे मेंबर्स चुन के आते हैं स्टेट से, तो वो किस बिहाफ पे हो रहा है, कैसे होगा, वो सारे प्रोविजंस आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया हमने? कनाडा से प्रोविज़न जो है, जैसे कि हमारा फेडरल सिस्टम है, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, सेंटर जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ ही साथ फेडरल फीचर्स हैं। कैसे? मतलब यदि कोई इमरजेंसी वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो सारी पावर्स जो हैं ऑटोमेटिक सेंटर के पास चली जाती हैं। और जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं हैं, उसमें डील करने की भी जो पावर है वो सेंटर के पास होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को दर्शाता है। और ये प्रोविज़न हमने लिया है कनाडा से कि इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पावर किसके पास चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में जो गवर्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंटर से होगा, सेंटर द्वारा स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये प्रोविज़न लिया है कनाडा से। और साथ ही साथ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स जो हमारा आर्टिकल 143 है उसमें दिया गया है एडवाइजरी कि यदि प्रेसिडेंट किसी मामले में किसी तरीके से यदि एडवाइस चाहता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ के लिए बाध्य होगा, उसे वो एडवाइस देनी होगी प्रेसिडेंट को। ओके, तो ये सारे प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? जो कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। किसमें दिया गया है? पार्ट नहीं, शेड्यूल 7 में आपका ये लिस्ट के बारे में सब्जेक्ट मैटर जो डिवाइड हुआ है 3 लिस्ट में, वो दिया है शेड्यूल 7 में। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होती है किन किन बिल्स पे? ऑर्डिनरी बिल पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कभी आपकी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है जो रसिया से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने जो अपनाई है वो रसिया से मिलती जुलती है। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही सेम ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं। और जस्टिस के जो आइडियल्स हैं, कैसा जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस जो हमारा 3 पैरामीटर्स में देखा जाना चाहिए कि वो सामाजिक हो और इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर किसी के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वली, मतलब हर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, हर कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, हर किसी के पास वोट डालने का अधिकार है। ये कैसा जस्टिस है? पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कैसा? जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपको अनाज दिया जाता है वो किस बिहाफ पे दिया जाता है? इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, जिससे कि जो पिछड़े लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको भी समान लेवल पे लाया जा सके।
ऐसे ही एक सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस मीन्स आप सोसाइटी में वर्ण भेद का शिकार ना हो, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आपके साथ ना हो, तो उस चीज़ों को टैकल करने के लिए भी क्या हो कैसा जस्टिस दिया जाना चाहिए, सोशली सबके लिए सेम जस्टिस का पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, जो कि प्रियम्बल का पार्ट है। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? रसिया से। ठीक है, यूएसएसआर पहले था 1991 के बाद, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रसिया निकल के आता है। मीन्स रसिया एक मेन पार्ट था यूएसएसआर का, वो अलग हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें बिखरने लगती हैं। मीन्स कोल्ड वार युद्ध ख़त्म होता है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में अब फ्रांस से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? ये तो इजी है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन आप जब फ्रांस का नेशनलाइजेशन होता है, जब फ्रांस में मीन्स फ्रांस जब आज़ाद होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप की ओर बढ़ता है, तो उसमें ये आइडियल्स उस समय से डाले गए थे, उस समय उस टाइम पे डाले गए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम के ये आइडियल्स हैं। तो वो चीज़ें कहाँ से हमने उठाई हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वलिटी मतलब सभी एक समान दृष्टि से देखे जाएंगे, सभी सिटीजन्स इक्वली सेम है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, और सभी को आज़ादी मिलेगी। जैसे एक आपके बाजू वाले को आज़ादी, उतनी आज़ादी आपके पास भी है। सो जर्मनी से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो सकता है। मीन्स आर्टिकल आपका 358 और 359 में ये चीज़ें दी गई हैं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे यदि कोई इमरजेंसी लाइट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देश में यदि कोई इमरजेंसी लड़ रही है, तो आपके पार्ट 3 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस प्रोसेस से करना है, कैसे अमेंड होगा? आर्टिकल 368 में आपको दिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज़ हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। और साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा? राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये हम कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो एक कन्फ्यूज़न बन सकता है, ये साउथ अफ्रीका से जो हमने ये मेंबर्स के इलेक्शन का जो प्रोसेस है राज्यसभा का, वो, और एक होता है सिलेक्शन प्रोसेस कि राज्यसभा में कैसे मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। तो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो आयरलैंड से लिया गया है, और जो उनका इलेक्शन का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका का। जो नॉमिनेशन वाला तो आयरलैंड से लिया गया है, राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, और इलेक्शन का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लॉ जो है, यदि लॉ में कोई चीज़ लिखी गई है, यदि लॉ गलत भी है, तो आपको वो लॉ के तहत ही काम करना है, लॉ के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है? जापान से। ओके, इसमें भी डिस्कस करने के लिए और भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होता है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है, वो मेनका गांधी केस के बाद जजेस के जजमेंट्स के बाद क्लियर हो जाता है, पर वो हम फर्दर जब लेक्चर्स लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।